आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि भारत के मशहूर ठग और मशहूर अपराधी सुकेश रामचंद्रन को दिल्ली की आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के एक पूर्व जेल मंत्री ने ही कैसे ठग लिया। यानी एक ऐसा ठग जो लोगों से अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए ठग चुका है, आम आदमी पार्टी ने उसे भी ठग लिया। जैकलीन ने बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर से उनकी दोस्ती जनवरी 2021 में हुई थी, जब वो दिल्ली की एक जेल में बंद था और तब ये दोनों अक्सर वीडियो कॉल पर बातें किया करते थे। और इस दौरान सुकेश जैकलीन को यह बताता था कि वो दिल्ली के पास नोएडा की अपनी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, रहता है वहां, और वहां नेटवर्क ना आने की वजह से उसे फैक्ट्री के एक पिछले हिस्से में, किसी दूसरे हिस्से में जाकर जैकलीन से बात करनी पड़ती है। जबकि सच ये था कि यह अपराधी तिहाड़ जेल से जैकलीन को वीडियो कॉल करता था और जैकलीन इस व्यक्ति की बातों में सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि हर बार जब भी उनके बीच में वीडियो कॉल पर बात होती थी तो इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने होता था, उसके पास एक आईपैड था, वो बड़ी बड़ी बातें करता था, जिससे जैकलीन को यह लगा कि ये बहुत पैसे वाला आदमी है। और जैकलीन को लगा कि इतना पैसे वाला आदमी है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, प्राइवेट जेट्स की बात करता है, वेकेशंस की बात करता है, इसके पास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया है, तो इससे तो गहरी दोस्ती कर ही लेनी चाहिए। और जैकलीन इसके बहकावे में आ गई और इसने जैकलीन को ठग लिया। दूसरी बात इसमें यह लिखी है इस चिट्ठी में कि वर्ष 2017 में जब इस अपराधी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया और यह दिल्ली की तिहाड़ जेल में था, उस समय सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में जेल मंत्री थे और उस दौरान वो इस ठग से मिलने के लिए बाकायदा तिहाड़ जेल आए थे। अब सोचिए, जेल मंत्री एक ठग से मिलने के लिए तिहाड़ जेल जाता है। सत्येंद्र जैन सुकेश चंद्रशेखर से मिलकर यह जानना चाहते थे कि कहीं ईडी के साथ पूछताछ में, पुलिस के साथ पूछताछ में उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए देने की बात बता तो नहीं दी। यानी जो सत्येंद्र जैन है वो इस बात को लेकर बेचैन थे कि जब ईडी पूछताछ कर रही है और जब ये अपराधी गिरफ्तार हो गया तो कहीं इसने बता तो नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तीसरी बात जो इसमें लिखी है, वर्ष 2019 में सत्येंद्र जैन अपने एक सेक्रेटरी और एक करीबी मित्र के साथ एक बार फिर से तिहाड़ जेल गए और वहां सुकेश चंद्रशेखर से उन्होंने मुलाकात की। और इसमें आरोप है कि इस दौरान सत्येंद्र जैन ने इस अपराधी को कहा कि अगर वो जेल में सुरक्षित रहना चाहता है और अगर उसे जेल में मोबाइल फोन जैसी तमाम सुविधाएं चाहिए, 5 स्टार फैसिलिटीज चाहिए, तो उसे प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी और इस प्रोटेक्शन मनी के रूप में 2 करोड़ रुपए हर महीने सत्येंद्र जैन को देने होंगे। और दिल्ली की जेलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, यानी जिसे हम डीजी, डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स कहते हैं, जो जिसके अंडर सारी दिल्ली की जेल आती हैं, उनका नाम है संदीप गोयल, जो डीजी प्रिजन्स इस समय हैं। संदीप गोयल को भी उसे 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। यानी इस चिट्ठी में तो यह लिखा है कि दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और डीजी प्रिजन्स दोनों की मिली भगत है और ये दोनों आपस में मिलकर पैसा उगाते हैं। चौथा आरोप यह है कि इसके बाद सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में जेल मंत्री रहते हुए इस अपराधी पर पैसा देने का दबाव बनाया और अगले 2 से 3 महीने में उससे 10 करोड़ रुपए वसूल भी लिए। और यह पैसा उस समय सत्येंद्र जैन के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम इसमें लिखा है चतुर्वेदी, पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ यह लिखा है कि कोई चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति था जो कोलकाता में रहता था और कोलकाता में सुकेश चंद्रशेखर ने चतुर्वेदी को यह पैसा पहुंचाया। सत्येंद्र जैन के अलावा आरोप है कि इस अपराधी ने दिल्ली के डीजी प्रिजन्स, डीजी जेल संदीप गोयल को भी 12.5 करोड़ रुपए दिए हैं। यह आरोप इस चिट्ठी में यह लगा रहा है। हम नहीं कह सकते कि आरोप कितने सच है कितने झूठ है, लेकिन उसने ऐसी चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। इस चिट्ठी में 5वीं और सबसे बड़ी बात यह लिखी है कि इस मामले में पिछले महीने इस अपराधी द्वारा हाई कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसमें अदालत से यह कहा गया था कि वो इस पूरे मामले की जांच करवाएं। यानी वो चाहता है कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करे। इसके अलावा सुकेश का यह भी कहना है कि उसने सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को भी इस बारे में अहम सबूत दिए हैं,
जिससे यह साबित होता है कि सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए की वसूली करके इस ठग को जेल में 5 स्टार सुविधाएं दिलवाई। लेकिन हाल ही में इसने हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की तो तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन अब इसने यह शिकायत की है कि इस अपराधी को धमकी दे रहे हैं और अगर उसने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये धमकियां उसे सत्येंद्र जैन द्वारा आजकल दी जा रही है। अब स्थिति है कि सत्येंद्र जैन भी जेल में बंद है और सुकेश चंद्रशेखर भी जेल में बंद है, दोनों ही जेल में बंद है। हालांकि अब आप ये सोचिए कि अगर सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रहते हुए किसी अपराधी से 10 करोड़ रुपए लेकर उसे जेल में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, तो जब वो खुद तिहाड़ जेल में बंद हैं तो उन्हें कैसी कैसी सुविधाएं मिलती होंगी। और अब हम आपको राजनीति से दूर उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां सिर्फ संवेदनशीलता के लिए जगह है, और यह जगह है गुजरात का मोरबी। रविवार शाम मोरबी में हुई ब्रिज दुर्घटना में 135 लोग मारे गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस घटना के कारणों को जानने के लिए और घायलों से मुलाकात करने के लिए, परिवारों से मिलने के लिए आज खुद मोरबी पहुंच गए और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। और आज प्रधानमंत्री मोदी खुद मोरबी पहुंच गए और प्रधानमंत्री का दुर्घटना के बाद इस दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का बहुत बड़ा महत्व है। वो घटना से जुड़े सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि ऐसा हादसा बर्दाश्त नहीं होगा, पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा और दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। वरना अक्सर ऐसा होता है कि राज्य का मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े मंत्री घटनास्थल पर पहुंचकर आमतौर पर हालात का जायजा ले लेते हैं, उसके बाद कोई जांच कमेटी बैठा दी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद वहां पर जाना इस बात को बताता है कि वो इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और अब इस पुल हादसे की न्यायिक जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और अदालत इस पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगी कि इस हादसे की न्यायिक जांच होनी चाहिए या नहीं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसने मोरबी में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सबका ध्यान खींचा। यहां अधिकारियों ने मोदी के दौरे से पहले ओरेवा कंपनी का जो बोर्ड लगा हुआ था उसको ढक दिया, उस पर देखिए एक कपड़ा लगा दिया। यह वही कंपनी है जिसके पास इस ब्रिज के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था और इस कंपनी के कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह अधिकारियों ने ओरेवा कंपनी का बोर्ड कपड़े से ढका, उससे यह सवाल उठता है कि क्या स्थानीय अधिकारी इस कंपनी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते थे आज प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, पूरा मीडिया इसकी कवरेज करेगा और जब कवरेज होगी तो इस कंपनी का जो बोर्ड है, ओरेवा कंपनी का बोर्ड, साइन बोर्ड जो लगा हुआ है, ये सबको दिखाई देगा, कंपनी की बदनामी होगी और इसी बदनामी को बचाने के लिए यहां पर एक कपड़ा डाल दिया गया ताकि किसी को यह ना पता चले कि इस कंपनी का नाम क्या है। 135 लोगों की मौत की जिम्मेदार जो प्राइवेट कंपनी है वो कंपनी कौन सी है, ये नाम ना पता चले, इसलिए इस बोर्ड को ढक दिया गया। पिछले लगभग 48 घंटे से हमारा देश मोरबी में हुई इस दुखद घटना की चर्चा कर रहा है और लोग इस पर अफसोस भी जता रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना यह है जिसमें 135 लोग मारे गए। लेकिन आज हम आपको भारत के उन 10 करोड़ लोगों के बारे में भी बताना चाहते हैं जो गैस चेंबर बन चुके अपने अपने शहरों में घुट घुट कर सांस ले रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में इतनी बड़ी खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं। आज दुनिया के कुल 195 देशों में से भारत अकेला है जिसकी राजधानी की हवा यानी दिल्ली की हवा अब इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहां लोग रोजाना 26 सिगरेट पीने के बराबर धुएं को अपने शरीर में प्रवेश दे रहे हैं और यह स्थिति हर दिन के साथ और बिगड़ती जा रही है। इस समय दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के सभी बड़े शहरों की हवा खतरनाक श्रेणी में है। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली की है तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह समस्या अब पूरे देश की समस्या बन चुकी है, आप चाहे कहीं भी रहते हैं। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 तक पहुंच गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में 362, नोएडा में 430, लखनऊ में 252, गुरुग्राम में 392 और पटना में 145 दर्ज हुआ। अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत के लगभग सभी शहरों की हवा इस समय खतरनाक है और इनमें भी सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली की है। 15 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की 10,000 से ज्यादा घटनाएं हुई, यानी पिछले साल की तुलना में इस बार पंजाब में ऐसी घटनाओं में
33.5% की वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई, बढ़ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां ये घटनाएं पिछले साल के मुकाबले कम हुई हैं। हरियाणा में ऐसी घटनाएं 25% तक कम हुई और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इन घटनाओं पर रोक लगी है। लेकिन पंजाब में स्थिति बिल्कुल उलट है। बाकी राज्यों में पराली कम जल रही है अब, लेकिन पंजाब में पहले से भी ज्यादा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसान पराली को जलाते क्यों हैं और क्या इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज से 6 दशक पहले तक हमारे देश में पराली जलाने का कोई मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि उस जमाने में किसान अपनी फसलों की कटाई हाथों से किया करते थे और जब हाथ से फसलों को काटा जाता था तब खेतों में उसके अवशेष बचते ही नहीं थे। लेकिन वर्ष 1970 में पहली बार कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसकी मदद से फसलों को मशीन से काटा जाता था। हालांकि यह टेक्नोलॉजी भी वर्ष 2000 के बाद ही ज्यादातर किसानों के पास पहुंची थी, लेकिन इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। इस हार्वेस्टर मशीन से जब फसलों को काटा जाता है तो इससे खेतों में फसलों का कुछ हिस्सा मिट्टी में ही रह जाता है, जिसे पराली कहते हैं। और क्योंकि किसानों को नई फसल की बुआई करनी होती है और इसे हटाने के काम में समय भी लगता है और पैसा भी लगता है, इसलिए किसान इसे जलाना बेहतर समझते हैं। जबकि नोट करने वाली बात यह है कि पराली को बिना जलाए भी खेतों से हटाया जा सकता है, यह मुमकिन है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जिसके तहत यह मांग की गई कि किसानों को इसके लिए प्रति एकड़ 2500 रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिसमें 1500 रुपए केंद्र सरकार दे और 500 रुपए दिल्ली और पंजाब की सरकारें दे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। सच यह है कि इस काम के लिए पिछले 5 साल में भारत सरकार पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपए की मदद दे चुकी है।